नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चैन मंत्रा में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहे और आपको पूरा सपोर्ट मिलता रहे। इसी के लिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी कि जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। और देखिए, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में पूरी की आपकी स्कीम जो है इन डिटेल इन डेप्थ में कवर कराई जाएंगी। जैसे कि आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं या फिर जो आपके और भी एग्जाम होते हैं, उसमें आपसे स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है या फिर ये स्कीम किसने लॉन्च की है, सेंटर ने लॉन्च की है या फिर स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इन सारी बातों पर जो चीजें हैं सब पर बात करेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ना आप एक बार पूरा देखिए, अपना एक बार टाइम इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्ट करने के बाद में जो रिजल्ट होगा ना वो आपको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि आपका एक सिंगल क्वेश्चन कहीं भी मिस नहीं होने वाला है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा मैंने बताया, ये क्या पार्ट 1 होने वाला है और इसमें मैं कवर करने वाला हूं जो हमारी सेंट्रल की स्कीम है, यानी कि जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है स्कीम, उनको कवर करूंगा। क्योंकि देखिए, आपको पता है दो तरह की स्कीम होती हैं, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होती है सेंटर सेक्टर स्कीम। अब इनमें फर्क क्या होता है? देखिए, स्पॉन्सर का मतलब आपको पता होगा, जैसे कि आपको पता है प्रेजेंट में क्या है, आईपीएल चल रहा है कि इसको उसने स्पॉन्सर कर दिया या इसको उसने स्पॉन्सर कर दिया। स्पॉन्सर का मतलब है कि थोड़ा सपोर्ट दे दिया, यानी कि पूरा ना देके थोड़ा सपोर्ट दे दिया, पूरी ओनरशिप उसके पास नहीं है। ऐसे ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब हो जाता है कि सेंटर ने स्कीम लॉन्च की है और क्या है, स्टेट के लिए की है, लेकिन उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन स्टेट का भी होगा। मेन उसका स्पॉन्सर कौन है? सेंटर है। अब इन स्कीम्स में होता क्या है, यानी कि ये स्कीम ऐसे मुद्दों पर बनाई जाती हैं जो हमारे स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 तरह की लिस्ट होती है। एक तो होती है यूनियन लिस्ट, सेंटर लिस्ट और एक होती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो स्टेट सब्जेक्ट होते हैं उन मैटर्स पे बनाई जाती है कौन सी? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, अच्छे से याद रखना। और फिर बात करूं मैं इसकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो याद रखिएगा 100% फंडेड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जो मैटर यानी कि जो सब्जेक्ट किस पे आते हैं, जो सेंटर लिस्ट के अंदर यानी यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, उन पर बनाई जाती है। ये बेसिक फंडा होता है, अच्छे से याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, यहां पे जो मैंने आपको भी पूरा डिटेल में बताया है, ये यहां आप अच्छे से देख सकते हो। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, पेन का साइज थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा आपके लिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मैंने जैसा कहा, इसको क्या है, फंड कौन करता है? सेंटर करता है। अब इसमें क्या होता है कि रेशियो तय हो जाता है, यानी कि 90% सरकार देगी, यानी कि सेंटर देगी, 10% स्टेट देगा। या फिर किसी स्कीम में 30% सेंटर देगी और क्या है 70% सेंटर देगी, 30% स्टेट देगा। 60% कौन देगा? सेंटर, 40 ये देगा। ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि देखिए, कुछ स्कीम्स ऐसी होती है, मान लो यूपी एमपी महाराष्ट्र के लिए कोई स्कीम बनी, अब ये स्टेट अपने हिसाब से बायबल है, यानी कि इतने कैपेबल है कि इतना पैसा डाल सकते हैं। और सेम स्कीम अगर आप मान लो हिली स्टेट्स में लेके जाओगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गए, वहां पे क्या है, उनके पास इतनी अर्निंग नहीं है, पैसा नहीं है, तो वहां सरकार कहती है ऐसा है, आप इसको इंप्लीमेंट कराइए, आपको सपोर्ट हम देंगे, 90% हम देंगे, 10% आप दे देना। तो ये मैटर होता है पूरा। जैसा मैंने बोला, जो स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट आते हैं, 3 तरह की लिस्ट होती हैं, एक स्टेट लिस्ट और एक यूनियन लिस्ट, और तीसरी कौन सी होती है? कॉन्करेंट लिस्ट। अगर यही क्वेश्चन आ जाए आपसे, ये आती कहां है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंदर आती है। और आर्टिकल पूछ लिया जाए तो 246 ये आर्टिकल है जो डील करता है। अब इंप्लीमेंटिंग बॉडी कौन होती है? जब स्टेट में अगर कोई भी स्कीम चलाई जा रही है स्टेट के लिए, तो जो स्टेट एजेंसी है वो इसको क्या करेगी? लुक आफ्टर करेगी, पूरा का पूरा वही देखेगी। इसका एग्जांपल जैसे मनरेगा हो गया, सेंटर के द्वारा चलाई गई स्कीम है, लेकिन पूरा देखती कौन है? स्टेट देखती है। यही बात कर लेते हैं इनकी। तो फंडिंग 100%, बिल्कुल याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 100% फंडिंग करता है सेंटर। यूनियन लिस्ट के अंदर जितने सब्जेक्ट आते हैं उन पे बनाई जाती है। इंप्लीमेंट कौन कराता है? सेंटर, जो हमारी एजेंसीज होती हैं वो कराती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि पीएलआई हो गई, यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, और भारत नेट स्कीम हो गई। ये किसका एग्जांपल है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम का। अच्छे से याद रखना बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं स्कीम्स के बारे में। तो देखिए, पहली स्कीम है हमारी स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम है, सबसे पहले क्या याद करना? सबसे पहले करना फुल फॉर्म याद। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग थ्रू इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें है क्या? तो देखिए, इसको
24 अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। यानी कि जो हमारे रूरल एरिया है वहां पे जो जमीन है यानी वहां पे जो लैंड है उसकी मैपिंग करना, उसकी सर्वे करना, जिससे एक डिजिटल रिकॉर्ड रह सके और वहां पे जो डिस्क्रिपेंसीज हो जाती हैं यानी कि जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको कम करना, तो इसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। अब स्वामित्व का मतलब क्या है? इस स्कीम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। स्वामित्व का मतलब ही होता है ओनरशिप, इसको अच्छे से याद रखिएगा। स्वामित्व का मतलब होता है ओनरशिप, यानी कि वो जो जमीन है, जो जिन लोगों की जमीन है उनको ओनरशिप देना उनकी। अच्छे से समझ आ गया कैसे क्या है? बिल्कुल 24 अप्रैल 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। बात करें किसकी, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोवाइड करना इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। ठीक है, अच्छे से बता दिया इसको भी। अगर आगे बात करूं तो इसमें होगा क्या, ड्रोन्स का यूज किया जाएगा और एक और टेक्नोलॉजी है जिसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, CORS, कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। ये टेक्नोलॉजी क्या है भाई साहब? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। इसके अंदर ये इतनी एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी है कि 5 सेंटीमीटर तक की जो चीज है, जो जगह है, जो लैंड है आपकी, उसको भी एक तरह से मैपिंग कर सकती है पूरा का पूरा। बिल्कुल याद रखिएगा। अगर बात करें इसकी तो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जो इसको पूरा देखेगी। और जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो क्या करेगा? आपको टेक्नोलॉजिकल जो इंप्लीमेंटेशन है उनको कराएगा। अब इसको 24 तारीख को लॉन्च करने का रीजन क्या था? 24 तारीख को आपको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल मत भूलना, इस चीज को भी एकदम अच्छे से याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके फायदे क्या होने वाले हैं। तो देखिए फायदे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले क्या करेगी, सबसे पहले लीगल डिस्प्यूट्स को कम करेगी और क्या है, फाइनेंशियल बाइबल बनाएगी। जैसे कि मान लो लखपति दीदी स्कीम के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो मैं आगे कवर भी करूंगा। लखपति दीदी में क्या होता है कि जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, यानी कि रूरल हाउस होल्ड में जो वुमेन्स हैं, उनको क्या है कि ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स चलाना सिखा के, ये सब कुछ करा के हर साल 1 लाख रुपए तक कमा सके, उनको लखपति दीदी स्कीम बोला जाता है। तो इस समय जो ड्रोन यूज होंगे उनको ट्रेनिंग किसको दी जाएगी? जो रूरल वुमेन्स है उनको वो ड्रोन यूज करेंगी, उसमें चलाएंगी, जिससे उनकी भी अर्निंग हो रही है। तो एक लखपति दीदी चल गई और दूसरा स्वामित्व स्कीम जो है ये भी इससे कनेक्टेड हो गई। तो ये इस तरीके से इंटीग्रेटेड है। और अगर इसके और फायदे की बात करूं, जैसा मैंने बोला, इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, आपके पास वैलिड प्रूफ होगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेवरेज प्रॉपर्टी फाइनेंशियल एसेट, यानी कि क्या होता था गांव में बहुत लीगल डिस्प्यूट होते थे, ये मेरी जमीन है, ये तेरी जमीन है। जब लोगों के पास एक प्रॉपर डेटा होगा और जब ये दिक्कतें नहीं आएंगी तो किसान क्या कर सकते हैं, यानी कि जो लोग हैं वो अपनी जमीन को एज असेट यूज कर सकते हैं। तो वो चाहे उसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं। जब अगर डिस्प्यूट है तो लोन कैसे ही ले लोगे। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा होगा जो पीपल्स हैं वहां के एक्यूरेट लैंड रिकॉर्डिंग होंगे, जिससे कि जो रूरल इंडिया है वहां की प्रॉपर प्लानिंग हो सके। नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स हो जाएगा। और जो और डिपार्टमेंट हैं, जैसे मान लो इरिगेशन डिपार्टमेंट है और भी डिपार्टमेंट है, जब प्रॉपर डेटा एक सिस्टमैटिक वे में होगा तो वो इसको डेटा को यूज कर सकते हैं। और जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, यानी कि जो केसेस होते हैं जमीन के पीछे, आपको पता है ये मेरी जमीन इसने ले ली या तेरी जमीन उसने ले ली, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी इसकी वजह से। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसका क्या है, पूरे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे अगर मैं बात करूं आपसे तो देखिए सबसे पहले इसको क्या 2 फेजेस में लॉन्च किया गया। जो पहला फेज था इसमें कितना था, 79.65 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए थे, जो 2020 से लेकर 21 तक काम करता है, जिसमें मोर देन 1 लाख विलेजेस जो कहां पे पड़ते हैं, हरियाणा, कर्नाटका, MP, यूपी, उत्तराखंड, और CORS टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी मैपिंग करी गई। जो अब इसका नेक्स्ट फेज है, वो 3 ईयर में काम करेगा, यानी कि 2025 तक बढ़ा दिया गया है इसको, जिसमें कितने मोर देन 6 लाख जो 6 लाख विलेज हैं उनकी क्या है, पूरी की पूरी मैपिंग करी जाएगी। अच्छे से याद रखना, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। और जब आपके खेत का सर्वे हो जाएगा, आपकी जो जमीन है उसका सर्वे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या है, आपको प्रॉपर्टी कार्ड इशू किए जाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आपके पास प्रॉपर्टी कार्ड है, आप जो चाहो उसको ऐसे यूज कर सकते हो, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। और अब तक कितने 1.63 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड इशू भी किए जा चुके हैं, तो ये भी आपको अच्छे से इसके साथ साथ ध्यान रखना है। अगली स्कीम की बात करते हैं। और देखिए इसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले याद रखिए कि ये इतनी बड़ी स्कीम है कि इसको 2 अवार्ड मिल चुके हैं। देखिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी कि जो हमारी सरकार है उसका एक ऑफिशियल न्यूज आउटलेट है, जहां से मैंने आपके लिए आर्टिकल लेके आया हूं कि जो स्वामित्व स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के द्वारा जो लॉन्च की गई है, उसने नेशनल अवार्ड जीता है फॉर ई गवर्नेंस, यानी कि उसको क्या इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नेंस किया जा रहा है पूरा का पूरा, उसके लिए। और तीसरा है कि बेस्ट इनोवेशन अवार्ड जीता था हैदराबाद में, क्योंकि इसमें बेस्ट हाई एंड टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, इसके लिए भी। तो 2 अवार्ड जीते हैं, इसको भी याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगली है हमारी PM विश्वकर्मा योजना।
अब देखिए सबसे पहले ये देखिए विश्वकर्मा योजना, मतलब विश्वकर्मा का मतलब क्या है, यानी कि हिंदुइज्म के अंदर जो एक डाइटी है, यानी कि ऑल मेकर, जिन्होंने सब कुछ बनाया उनको विश्वकर्मा बोला जाता है। तो ये किसके लिए, यानी कि जो इंडिविजुअल स्किल सेट रखने वाले इंसान है, जैसे कि कुम्हार हो गए, लोहार हो गए, राजमिस्त्री हो गए, इन सभी लोगों के लिए ये स्कीम है जिसको बोलते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना। अब इसको कब लॉन्च किया गया था, तो 17 सितंबर 2023 को द्वारका न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। बिल्कुल मत भूलना इस चीज को, जो बेनिफिट करेगी इंडिविजुअल स्किल्स और ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन को, यह भी अच्छे से याद रखना। बिल्कुल प्रॉपर जगह आपको पता ही है, 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया। 17 सितंबर को क्या था, विश्वकर्मा जयंती वाले दिन। अब कहां पे, तो देखिए ये आपसे पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड द एक्सपो सेंटर इन द्वारका। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं यहां लिख देता हूं, इसको जाना जाता है यशोभूमि के नाम से, यशोभूमि, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। जो द्वारका में, इसको यशोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। आपको विजिबल होगा रेड पेन से, हाँ दिख रहा होगा। और जो मिनिस्ट्री है इसको इंप्लीमेंट कराएगी वो एमएसएमई है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। ये इस पूरी स्कीम को क्या है, इंप्लीमेंट कराने का काम इसको सौंपा गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि इसके अंदर बेनिफिट क्या क्या मिलने वाले हैं। अगर देखिए बेनिफिट की बात करेंगे तो सबसे मेन है कि 13,000 करोड़ रुपए का जो सरकार है उसने आउटले इसके लिए पूरा का पूरा रखा हुआ है, इतना पूरा आउटले दिया है। और कब तक, 2027-28 तक चलेगी, यानी कि 23-24 से लेके 27-28, यानी कि 5 साल के लिए। अगर आगे बात करूं तो जो इसके बेनिफिशियरीज है वो क्या है, पहले तो फ्री में जाएंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद में क्या है, विश्वकर्मा सर्टिफिकेट आईडी कार्ड इशू किया जाएगा जब अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल मत भूलना इसको। और इसमें क्या है, लोन दिया जाएगा, यानी कि पहला 1 लाख का जो लोन है, जब अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग पे भी, उसके बाद 1 लाख तक का लोन ले सकते हो अगर आपको जरूरत है। वो भी कैसा, कोलेटरल फ्री, यानी कि आपको इसमें कोई भी असेट, यानी कि कोई भी चीज नहीं देनी पड़ेगी, विदाउट एनी मतलब अपना कोलेटरल, यानी कोई भी चीज रखे हुए आपको पूरा का पूरा लोन मिल जाएगा। और सेकंड टर्म में जो आपको लोन मिलेगा वो टोटल कितना, वो 2 लाख रुपए का, यानी कि 1 का पहले ले सकते हो और 2 का बाद में, टोटल 3 लाख तक का लोन ले सकते हो। और जिसको जरूरत है ट्रेनिंग की, उसको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। और मान लीजिए अगर कोई, यानी कि कोई कारपेंटर है और वो काम करता है, उसको अपने जो टूल्स हैं वो खरीदने हैं, तो उसके लिए कितना, 15,000 रुपए का स्टाइपेंड, यानी कि इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, वो अपनी टूल किट भी ले सकते हैं। बिल्कुल याद रखना, इनिशियली इसको जो ट्रेड थे इसके अंदर जो कवर किए गए थे वो कम थे, लास्ट में इसको बढ़ा के 18, यानी कि 18 जो डिफरेंट स्किल सेट से लोग आते हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। अब उन स्किल सेट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्किल सेट्स हैं। तो देखिए यहां पे ये मैं बता चुका हूं आपको कि टोटल 3 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंट होगा, 15,000 रुपए टूल किट के लिए दिए जाएंगे, और जब आप ट्रेनिंग कर रहे होगे आपको तो 500 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा हर रोज। अगर बात करें इसकी, तो इसके अंदर कौन है, कारपेंटर हो गए, आर्मर हो गए, लोहार हो गए आपके, और ये क्या, गोल्ड स्मिथ, सुनार, कुम्हार, कॉबलर, ये सभी लोग आते हैं। आप इस तरीके से देख सकते हो, आपसे नाम कभी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये काउंटिंग पूछी जा सकती है कि टोटल कितने ट्रेड्स के लिए एलिजिबल है लोग, तो टोटल 18 ट्रेड आते हैं। अच्छे से याद रखना इस चीज को भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारी अगली स्कीम पे, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। नाम से क्लियर हो रहा है ना, सूर्योदय से कुछ रिलेटेड है तो मतलब सोलर पैनल से रिगार्डिंग होगी। एग्जैक्टली ये सोलर पैनल के रिगार्डिंग ही है। इसको 22 जनवरी 2024 को अयोध्या से लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या है, तो देखिए इसका एम ये है कि जैसे जैसे आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने में क्या एक मेजर कंट्रीब्यूशन है कोल का। और कोल किसके लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोल यूज होता है। तो हमें अल्टीमेटली जो अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी है, यानी कि जो हमारे कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं उनसे हटा के जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर होगी इस पे लेके आनी है। इसके लिए सरकार क्या करेगी, सरकार सब्सिडीज देगी जो रूरल हाउस होल्ड है और जो अर्बन हाउस होल्ड है दोनों के लिए, लेकिन इनिशियली ये रूरल के लिए है, जिसमें कि लोगों के घरों पे सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे, यानी कि सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे कि उनकी डिपेंडेंसी, यानी कि जो जिस तरीके से ग्रिड से, यानी कि आपको पता ना इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से आती है, तो ग्रिड पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। तो ये इसका पूरा सार है। जैसा मैंने आपको बोला यहाँ पे सेम है, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और रिड्यूस करेगा कंजम्पशन ग्रिड कनेक्शन, यानी कि जो अभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको कंज्यूम करेगा। बेनिफिट की बात करें तो क्या होगा, जो छतें यानी कि जो बेनिफिशियरी होगा उनकी छतों पे सोलर रूफटॉप यानी कि सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, जिससे क्या होगा
कि जो रिड्यूस है, यानी कि जो नॉर्मल बिजली है, यानी कि जो कनेक्शन है उनके पास वो तो रहेगा ही, लेकिन अगर आपके पास सोलर पैनल्स लग चुके हैं और आपके पास सोलर एनर्जी उपलब्ध है तो आप क्या करोगे, जो हमारी नॉर्मल बिजली आती है उसको तो यूज नहीं करोगे। और अगर आपकी जो कंजम्पशन है वो कम है और आपके सोलर के थ्रू, सोलर प्लांट के थ्रू बिजली ज्यादा जनरेट हो रही है तो आपसे जो गवर्नमेंट है उस बिजली को परचेज भी करेगी। तो इसको भी याद रखना, लेकिन करेगी कैसे इसके बारे में अभी कोई नहीं बताया गया, बाद में डिटेल फर्दर जो भी आएगी आपको अवगत करा दिया जाएगा उससे। जैसा कि मैं यहां पे बताया, किसको हेल्प करेगी, इलेक्ट्रिसिटी है पुअर और मिडिल क्लास फैमिली को, 1 करोड़ हाउस होल्ड को फायदा पहुंचाएगी इनिशियली, उसके बाद इसको डेफिनेटली बढ़ाया जाएगा जो हर स्कीम के साथ होता है। इंडिया को क्या करेगी, सेल्फ रिलायंट बनाएगी क्लीन एनर्जी के लिए। और देखिए इसके पीछे का जो मेन मकसद है ना, आप एक चीज मत भूल जाना, इसके पीछे का मेन मकसद है, यहां पे पेन, इसके पीछे का मेन मकसद है SDG 7। SDG 7 पता है ना आपको कि क्लाइमेट चेंज करने के लिए टोटल 17 गोल दिए गए हैं, उसके अंदर SDG 7 कहता है कि क्लीन एंड क्या कहते हैं, क्लीन और एनर्जी, यानी कि क्लीन एनर्जी दी जाएगी टू एवरी हाउस होल्ड बाय 2030, यानी कि 2030 तक हर एक हाउस होल्ड के पास क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी आनी चाहिए। क्लीन तो हो, क्लीन मतलब सोलर हो गई और ये हो गई, विंड हो गई, ये वाली एनर्जी हो, बट अफोर्डेबल भी हो, क्योंकि आपको पता है कि सोलर एनर्जी अभी बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसके लिए क्या है, 2030 तक पहुंचाना है, अल्टीमेटली हमें कार्बन इमिशंस कम करने हैं, ये हमारा मेन टारगेट है। आगे बात करते हैं, ये देखिए आप प्रधानमंत्री जी का ट्वीट देख सकते हो जो उस टाइम पे जब ये लॉन्च किया गया था इसको। और बात करें इसकी तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड एनर्जी इसको क्या इंप्लीमेंट कराएगी। ये आप सोलर पैनल देख सकते हो, इस तरह के सोलर पैनल लगेंगे और ये किस इस तरह का इसका इक्विपमेंट होगा, तो आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो बिल्कुल। और इसके लिए करना क्या होगा, अगर किसी को जानना है तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के पोर्टल पे जाके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपकी सारी डिटेल ले लेंगे, उसके बाद में आपका अप्रूवल आएगा, फिर आपका जहां पे जो कनेक्शन लगना है उसकी फिजिबिलिटी स्टडी होगी, स्टडी होने के बाद में आपका प्लांट लगेगा और प्लांट लगने के बाद में सरकार फिर आपको क्या करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी, जिसमें कि अगर आप मान लीजिए आप 1 किलोवाट का कनेक्शन के लिए अप्रूव हो पाते हो तो आपको 30,000 की सब्सिडी मिलेगी। अब यहीं इसको इसी तरीके से बढ़ा दो, अगर 2 किलोवाट का है तो आपको 60,000 की सब्सिडी मिलेगी। इस तरीके से देखिए आप, यानी कि 100% पैसा गवर्नमेंट नहीं देने वाली, अच्छे से याद रखना है इस चीज को भी। नेक्स्ट हमारी स्कीम है PLI, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। अब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का सबसे मेन मुद्दा क्या है, यानी कि इसका क्रक्स क्या है, तो देखिए भाई साहब ये ऐसी स्कीम है कि मेक इन इंडिया और इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, जिसका मेन मुद्दा था कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़े और इंपोर्ट घटे, इंडिया की जो खुद की कंपनी यानी कि इंडिजीनियस जो कंपनीज है उनका मुनाफा बढ़े और वो इंडिया की इकोनॉमी में क्या कहना है कंट्रीब्यूट करें। तो ये इसका मेन फंडा था। बात करते हैं इसको, तो अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था, लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स के लिए थी। पहले तीन सेक्टर में इसको लॉन्च किया गया था, अब बढ़ा के 14 कर दिए गए हैं। सेम बात है, PLI स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स है, इंक्रीमेंटल सेल्स पे काम करेगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें इनिशियली ये था कि आपको पता है 2020 में बहुत सारी कंपनीज थी जो चाइना से निकल के दूसरी कंट्रीज में देख रही थी अपने प्लांट सेटअप करने के लिए। आपको पता है 2020 के आसपास क्या चल रहा था, कोविड का टाइम था पूरा का पूरा, ठीक है। जिस तरीके से चाइना ने उसकी मिस हैंडलिंग करी तो उसके बाद में ये सब हुआ था। मैं आपको एक बैकग्राउंड में समझा देता हूं। तो हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा कंपनी आ सके, उनको अट्रैक्ट करने के लिए सरकार ने इसको PLI को लॉन्च किया, जिसके अंदर ये बोला कि आप हमारे यहाँ आइए, फॉरेन कंट्रीज को भी हमारे यहाँ आइए, अपने प्लांट सेटअप करिए और आप जो भी उसमें मतलब जो आप जो सेल करोगे, जो चीजें बनाओगे, हम उसमें आपको थोड़े इंसेंटिव दे देंगे 4 से 6% तक के, जिससे कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। इस वजह से काफी कंपनी जैसे कि अमेजॉन की जो पेरेंट कंपनी है जो उसके इक्विपमेंट बनाती है, जैसे फॉक्सकॉन हो गई, मेगाट्रॉन हो गई, वो इंडिया में आई। और जो हमारे इंडिविजुअल यानी कि जो हमारे इंडिजीनियस कंपनीज हैं, उन्होंने क्या करा, सरकार ने उनके लिए बोला कि अगर 15,000 से ज्यादा, कितना 15,000 से ज्यादा का अगर कोई भी मोबाइल फोन या मैन्युफैक्चर होता है तो उस पर 6% सरकार सब्सिडी देगी। सब्सिडी क्यों देगी, क्योंकि देखिए जब 15,000 से ज्यादा का बनेगा तो इसमें जो मोबाइल फोन बनना है तो इसमें क्या है, जो कंपनीज है हमारी इंडिया की वो बाहर से चीजें इंपोर्ट करेंगी, इसमें लगाएंगी और उस पर सरकार 6% अगर उनको रिटर्न इंसेंटिव दे रही है तो उनकी क्या कॉस्ट कम हो जाएगी, जिससे वो कॉम्पिटिट कर सके और जो इंडिया के इंपोर्ट्स है, जो इंपोर्ट्स है वो क्या कम हो सके इंपोर्ट, और जो एक्सपोर्ट है इंडिया के वो एक्सपोर्ट क्या राइज कर सके। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। समझ आ गया होगा। जैसा मैंने बोला क्या है, मेक इन इंडिया के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टर्स आ सके और इंडिया की ग्रोथ हो सके, मेन चीज ये था। इनिशियली 3 सेक्टर में थी, मोबाइल कंपोनेंट्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर और मेडिकल डिवाइसेस के अंदर। बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है, टोटल 14 सेक्टर्स में इसको
मतलब अप्रूव कर दिया गया। टोटल 14 सेक्टर्स में ये स्कीम एप्लीकेबल है अब। और 14 सेक्टर कौन कौन से हैं तो आप यहां पे देख सकते हो 14 सेक्टर्स के नाम, जो कि आपसे पूछे ही जाए, लेकिन एक बार नजर जरूर कर लेना। अगर बात करें इसकी तो देखिए टोटल कितना इसमें इंट्रोड्यूस किया पैसा, 1.97 लाख, जिसको यूएस डॉलर में बोलोगे आप 28 बिलियन डॉलर। इट्स नॉट अ स्मॉल डील, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जिसमें क्या है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो गए आपके, मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल डिवाइसेस हो गए, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हो गए, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हो गए, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, एक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और दूसरा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, तो देखिए इंग्रेडिएंट के अंदर आते हैं एपीआई, यानी कि किसी भी मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने के लिए लगता है एपीआई, जिसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जिसका लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कौन है बता सकते हो आप? इंडिया तो सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है, लेकिन एपीआई कौन बनाता है? एपीआई बनाता है चाइना। तो इसीलिए हमको एपीआई भी कम करना है। तो ये आप याद रखना, 14 का 14 एक बार पढ़ लेना अच्छे से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जा सकते हो, वहां से भी पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से भी आप इसका पीडीएफ अवेल कर सकते हो। अगली स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उजला उजला कुछ लग रहा है ना, उजला उजला, उजला उजला कैसे होगा? आग से होगा, यानी कुछ जलेगा तब ना, और जलेगा कैसे? जब आपको सिलेंडर मिलेगा। तो एग्जैक्टली इसमें क्या है, इसमें सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे रूरल वुमेन्स के लिए, जिससे क्या है, जिससे क्या हो सके कि जिससे उनकी जो डिपेंडेंसी है, यानी कि जो कन्वेंशनल फ्यूल जलाते आ रहे हैं, लकड़ी कोयले से खाना बना रही हैं, जिसकी वजह से उनके हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। इंडिया में जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं उसमें मोर देन 20 to 25% जो वुमेन्स हैं वो सफर करती हैं जो पुराने तरीके से खाना बनता है उसमें जो धुआं उठता है उससे। तो उसी को कम करने के लिए क्या है, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अच्छे से याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। अब इसके 2 फेज लॉन्च हुए हैं। जो पहला फेज है वो 1 मई 2016 को बलिया यूपी से हुआ था, और जो सेकंड फेज है वो रिसेंटली कहां से हुआ था? महुआ यूपी से हुआ था, जिसमें यूपी के सीएम आदित्यनाथ जी भी शामिल हुए थे। अच्छे से याद रखना, इसमें क्या है, एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे पुअर हाउस होल्ड के अंदर। जो पुअर हाउस होल्ड वोमन है, मोर देन 10 करोड़ हाउस होल्ड्स को ये कनेक्शन प्रोवाइड किए जा चुके हैं अब तक। अगली बात करें इसको इंप्लीमेंट कराएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो मिनिस्ट्री है वो इसको इंप्लीमेंट कराएगी, ये भी मत भूलना। क्या मिलेगा? एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो क्या होती है भाई साहब? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छे से याद रखना। क्या इसमें सिलेंडर फ्री होंगे अगर पूछा जाए? नहीं, बिल्कुल सिलेंडर फ्री नहीं होंगे। जो आपका कनेक्शन है वो फ्री होगा। कनेक्शन के बाद आपको हर सिलेंडर के लिए, यानी कि जो आपका 14 केजी का सिलेंडर होता है, और 14 क्या, टू बी एग्जैक्ट 14.2 केजी का सिलेंडर होता है, उस पे आपको पहले 200 रुपए सब्सिडी मिलती थी, अब उसको क्या है 300 रुपए सब्सिडी मिलती थी। अब इसको आप मैक्सिमम कितनी बार रिफिल करा सकते हो? एक साल में टोटल 12 बार रिफिल करा सकते हो। ये इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया था, इसको भी याद रखना, बेसिक। नेक्स्ट अगली स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस स्कीम के बारे में तो हर किसी ने सुना होगा, लेकिन इसके बारे में जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप गलत कर देते हो, क्योंकि बहुत बेसिक स्कीम है। ये समझिए कि हमारे देश में कुछ ही ऐसी स्कीम्स है जिनको नेशनल लेवल पे, यानी कि एक नेशनल मिशन की तरह चलाया गया है, यानी कि ये तो कंप्लीट करना ही करना है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, ये है क्या। सबसे पहले स्टार्ट कब हुई? तो 15 अगस्त को अनाउंस किया गया 2014 में रेड फोर्ट यानी कि लाल किले से, और 28 अगस्त को इसको लॉन्च कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था? तो देखिए ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इंडियन है, यानी कि जो इंडियन है उनको एक बेसिक, यानी कि जो एक बेसिक बैंकिंग सिस्टम होता है उससे जोड़ना था, यानी कि एक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना था। क्योंकि इससे पहले क्या था कि लोगों के पास में ना तो अकाउंट्स थे, ना उनके सेविंग अकाउंट से, अगर उनको कहीं से पैसा लेना है तो वो भी नहीं थे, बहुत सारी दिक्कत होती थी। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया जिसके अंदर सबके जनधन अकाउंट खोले गए। जनधन अकाउंट के अंदर क्या, एक डेबिट कार्ड दिया गया, और कोई भी मतलब जो आपको एक होता है ना कि आज के टाइम पे आप देखते हो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अलग, और जो टायर 3 सिटीज में अलग, सब में एक मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर नहीं करोगे तो आपके चार्जेस कटते हैं, तो इसमें वो चार्जेस नहीं कटते। अच्छे से समझ आ गया? वही यहां पर है कि एक नेशनल मिशन फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब मैं आपको बता ही चुका कि हर किसी के पास एक बेसिक फाइनेंस सर्विस हो, खुद का अकाउंट हो, खुद की अगर उसकी कोई सब्सिडी आती है पेंशन की तो उसके अकाउंट में आ सके। इसके लिए ये नहीं कि उसको चक्कर काटने पड़े, जिसमें लोग बीच में क्या है कि उनके पैसे, मतलब आपको पता ही क्या होता है कि पैसे फंस जाते हैं। इसमें मिला क्या कि बेसिक सेविंग अकाउंट्स हो गए, रेमिटेंसेस हो गए, डिपॉजिट अकाउंट यानी पैसा जमा कर रहे हैं। रेमिटेंसेस का मतलब आपको पता है कि जब आपको कोई बाहर से पैसा भेजता है अलग कंट्री से तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। क्रेडिट स्कीम हो गई, इंश्योरेंस, पेंशोरेंस, ये सारी चीजें आ गई। और इसको मिनिस्ट्री कौन भैया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जब अकाउंट से रिलेटेड है, जब फाइनेंस से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसका भी डिपार्टमेंट है द फाइनेंस एंड सर्विसेज, वो इसको पूरा का पूरा देखता है। इसके बेनिफिट्स की बात करूं मैं अगर आपसे, तो देखिए सबसे पहले तो क्या है कि एक आपका
अनबैंक पर्सन, यानी कि जो आप अनबैंक को, आपका अकाउंट नहीं है तो उसका अकाउंट खोला जाएगा, जो कौन सा होगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट होगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, इंटरेस्ट इस पे बिल्कुल मिलता है। और अगर बात करें इसकी तो रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा, ठीक है, कार्ड होते हैं ना रुपए वीजा ऐसे, तो रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा। इनिशियली 1 लाख तक का इंश्योरेंस कवर था, लेकिन बाद में इसमें 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर भी दे दिया गया, इसको भी याद रखिएगा। अगला है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है 10,000 तक के। अब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है उसके अलावा आप 10,000 रुपए तक का और उसमें से यूज कर सकते हो, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, यानी कि जो लिमिट है उसके और ऊपर जाके ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, तो इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आगे बात करूं तो इसमें जो अकाउंट जितने भी पीएमजेडीवाई के जो अकाउंट्स है वो एलिजिबल हैं किसके? डीबीटी। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, यानी कि ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी इनकम जो सरकार आपको देना चाह रही है या आपकी पेंशन है तो वो सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाए, इसको बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। कंटेस्ट कर लो, क्वेश्चन आ चुका है कई बार। जब कोविड टाइम आया था तो लोगों के अकाउंट में कुछ पैसे आते थे, मतलब कुछ लोगों के 500 आते थे, कैसे? तो वो इसीलिए ही पॉसिबल हो पाया क्योंकि लोगों के पास जनधन अकाउंट्स थे, वो उन्हीं को बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। जैसे कि योजना आती है कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गई आपकी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गई, अटल पेंशन योजना हो गई, इसके अंदर पेंशन आती है तो इसी अकाउंट में चली जाती है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जिसको मुद्रा लोन्स बोलते हैं, तो ये सारे के सारे किस लिए पॉसिबल हो पाए? इसी योजना की वजह से पॉसिबल हो पाए, याद रखना बिल्कुल, एकदम भूलना मत। अब देखिए मुद्रा लोन्स आई है तो मैं बता देता हूं। देखो मुद्रा के अंदर ना, मुद्रा क्या है? यानी कि जो स्मॉल फाइनेंस बिजनेसेस हैं, यानी कि जो बिजनेस है वो क्या है? लोन्स ले सकते हैं, जिसके अंदर 3 तरह के लोन्स दिए जाते हैं। नंबर 1 आपको शिशु, सबसे पहले शिशु, फिर आते हैं आपके किशोर, शिशु किशोर, फिर आता है आपका तरुण। ये 3 तरह के लोन दिए जाते हैं मुद्रा के अंदर। इसमें क्या है? आपको मैक्सिमम कितना दिया जाएगा? मैक्सिमम 50,000 तक का लोन दिया जाएगा। यहां 50 से आपको 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इसमें 5 लाख तक के लोन कवर होते हैं। और यहां कितने होते हैं? आपके 5 लाख से लेके 10 लाख तक के लोन कवर होते हैं। पूछा कई क्वेश्चंस में आ चुका है ये वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसके आपको क्या पीवाईक्यूज भी कराऊंगा जो क्वेश्चंस में आ चुके हैं, तब आप देखना सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की अचीवमेंट्स के बारे में। तो देखिए 2011 टोटल 44% इंडियंस के पास में बैंकिंग अकाउंट थे। सोचिए जब ये स्कीम आई 2021 का डेटा, इंडिया में 78% इंडियंस के पास में अपने खुद के सेविंग अकाउंट्स हैं। ये अच्छे से याद रखना बिल्कुल। अगर यही मैं इसको कंपेयर करूं वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी, वर्ल्ड का सबसे डेवलप्ड कंट्री जो कि है यूएसए, उसके पास 81% अमेरिकन के पास अपने खुद के सेविंग अकाउंट्स हैं, यानी कि सेविंग नहीं कह सकते, अकाउंट्स हैं, मतलब बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। हमारे 78, यानी कि ये तो 21 का डेटा है, अभी ये नंबर बहुत बढ़ चुका होगा। अगर बात करूं टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स की, तो टोटल 50 करोड़ अकाउंट्स इसमें ओपन किए जा चुके हैं, जिसमें से के 56% किसके हैं? 56% जिसमें वुमेन्स के ओपन हुए हैं। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंपैक्ट क्या है? यानी कि सबसे पहला है कि जो घर में जो वुमेन है, अगर वो वायबल है, वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी है, तो वो ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। इस चीज को अच्छे से याद रखना बिल्कुल, पूरा का पूरा। नेक्स्ट अगली स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री, यानी कि कौन सी है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम, या फिर इसको बोलते हैं जन आरोग्य, यानी कि जन आरोग्य योजना। अब कभी कंफ्यूज मत होना, जब ये लॉन्च हुई थी तो इसका नाम आयुष्मान भारत था और बाद में इसको अब किस नाम से जाना जाता है? जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। 23 सितंबर को लॉन्च की गई थी 2018 में, रांची झारखंड से लॉन्च की गई थी। इसके अंदर है क्या? यानी कि जो हमारी पुअर मिडिल इनकम फैमिली है उनको क्या है? उनको फैमिली को एक 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है हर साल, जिसमें को अपना इलाज करा सकते हैं अच्छे से जाके। और मेन मुद्दा क्या है? कि मेन मुद्दा इसका ये है कि जो जितनी भी मतलब जो अवेल यानी कि जो बेसिक ह्यूमैनिटीज, यानी कि जो बेसिक डिटेलिंग होती है, किसी भी मतलब कोई बीमारी हो गई कुछ भी, तो वो इलाज नहीं कर पाते थे, मतलब उनको एक्सेस नहीं था प्राइवेट हॉस्पिटल का, तो वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। अच्छे से याद रखना बिल्कुल। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, अच्छे से याद रखने का। एम टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू द हेल्थ केयर इंश्योरेंस कवरेज टू द लो इनकम एंड अर्नर इन द कंट्री। क्या वर्ल्ड की जो बॉटम 50% यानी कि बॉटम 50% पॉपुलेशन है वो इसके अंदर कवर हो जाती है। अच्छे से याद रखना, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को भी। और अगर बात करूं किसकी, इसके अंदर होगा क्या? तो देखिए इसमें फ्री सेकेंडरी हेल्थ केयर होगा एंड दोज हु नीडिंग स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट एंड टर्सरी हेल्थ केयर फॉर दोज रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। अब इस बेसिक फंडे को समझिए।
तीन तरह के हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी हेल्थ केयर में होता है कि जो आपके नॉर्मल, आपको बुखार आया, कुछ भी आया, खांसी हुई, आप फिजिशियन के पास गए, डेंटिस्ट के पास गए, काम करा लिया, उसमें तो आपको जरूरत नहीं। लेकिन जो बड़े होते हैं, सेकेंडरी केयर में आता है जब आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है, जैसे कि डर्मेटोलॉजिस्ट चाहिए, गायनाकोलॉजिस्ट चाहिए, तो आप ये स्कीम के अंदर आप कवर कर सकते हो। ये स्कीम पूरा कवर करती है। और इसके ऊपर अगर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, जो कि आता है टर्सरी केयर के अंदर, जिसमें कि आपको और ज्यादा स्पेशलिस्ट चाहिए, बहुत ही ज्यादा, जैसे कि कैंसर के लिए हो गया कोई, या फिर आपको न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, तो वो सारे के सारे इसके अंदर कवर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखना। और इसके अंदर होता क्या है, तो देखिए भाई साहब, इसके अंदर बनता है आपका आयुष्मान कार्ड, जो कि बन रहा है अब। और बनता कैसे है कि देखिए हर बार सरकार अपनी लिस्ट निकालती है, अगर आपका उस लिस्ट में नाम है तो आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। और प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों में आप करा सकते हो। प्राइवेट हॉस्पिटल में वो जो सरकार के द्वारा इंपेंडल किए गए हैं, आप हर किसी में नहीं जा सकते, ये भी याद रखना। और किसी भी सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस जो स्कीम है वो यही है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कवर कौन सा है, तो वो आयुष्मान भारत है, यही देती है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। 5 लाख तक का हर फैमिली को कवर देगा। सेकेंडरी एंड टर्सरी क्वेश्चन आ सकता है, सेकेंडरी, टर्सरी या प्राइमरी, तो सेकेंडरी और टर्सरी आपको याद रखना है। आगे बात करूं तो 12 करोड़ पुअर फैमिलीज को ये क्या कर रही है, बेनिफिट कर रही है, जिसमें टोटल 55 करोड़ लोग शामिल होते हैं। 12 करोड़ फैमिली है ना, अब एक फैमिली में 2, 4, 6, 5 कितने भी लोग हो सकते हैं, तो टोटल 55 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा रही है ये। अब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फैमिली का साइज क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, ये भी अच्छे से याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी पूरी। और देखिए ये था हमारी वीडियो का अंत। आपको ये स्कीम्स कैसी लगी, आपको जो डेटा बताया गया वो कैसा लगा, अगर आपका कोई भी ओपिनियन है, अगर आपको लगता है कि कुछ भी सुधार होने हैं या आपको किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम आपका जो भी फीडबैक होगा उस पर अच्छे से काम करेंगे और मिलेंगे इसके पार्ट 2 में आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।